नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले हम आपको आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद चढ़े सियासी तापमान को महसूस कराएंगे। 10 घंटे के सवाल जवाब के बाद ईडी ने संजय सिंह को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। इस पर सत्ता की चिंगारियों से भरी एक कुंजी हमने तैयार की है। वैसे ईडी के रडार पर सिर्फ नेता ही नहीं है, अभिनेता भी हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने एक्टर रणबीर कपूर को सम्मन भेजा है, लेकिन ईडी के पास लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें 14 सितारों के नाम शामिल हैं। आज ये लिस्ट हम सत्ता में आपके सामने खोलेंगे। आज सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार ने 200 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। इस राहत के बाद अब गैस सिलेंडर 600 रुपए में मिलेगा। आज हमने सिक्किम में आधी रात आई सैलाब वाली तबाही पर एक वीडियो रील भी तैयार की है। बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में ऐसा उफान आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 23 जवान लापता हैं, 41 गाड़ियां डूब गई हैं। इस तबाही की एक तस्वीर एक डराने वाली। इसके बाद कश्मीर में आतंकवादियों का काल बनकर पहुंचे कोबरा कमांडो पर सत्ता की एक सैन्य कुंजी हम खोलेंगे। पहली बार TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर घातक कोबरा कमांड के साथ साथ हम आपको पेंसिल ड्रोन वाला परिवार भी दिखाएंगे, जो संकट में संकट मोचक बनेगा। एक बड़ी खबर बिहार से भी आई है, जहां जातिगण जनगणना में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। कुछ इलाकों में सर्वे टीम ना पहुंचने की शिकायत के बाद सरकार ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। जातीय सर्वे में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। आज पूरे भारतवर्ष के लिए एक शुभ समाचार चीन में हो रहे एशियन गेम्स से भी आया, जहां भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा एक बार फिर गोल्डन बॉय बन गए हैं। उन्होंने जेवलिन थ्रो इवेंट पर सीधे सोने पर अपना भाला फेंका। इस तरह भारत के खाते में अब तक 18 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। तो सत्ता में शुरुआत आज 2 ऐसी खबरों से करते हैं जिसमें नेता और अभिनेता ईडी के फेरे में है। एक खबर दिल्ली से है, दूसरी खबर मुंबई से है, लेकिन दोनों के केंद्र में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी है। ईडी ने दिल्ली से मुंबई तक घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर आज ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एक तरफ दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, तो दूसरी तरफ महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। ईडी के इन दोनों एक्शन पर हमने सत्ता की 2 कुंजी तैयार की हैं। पहले आज की राजनीतिक कुंजी खोल लेते हैं, जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर आधारित है। नेता किस तरह अपनी गिरफ्तारी को सत्ता और शक्ति हासिल करने का जरिया बनाते हैं। आरोपों में कौन सी एनर्जी होती है जो राजनीति में चमत्कार ले आती है, ये देखना और समझना जरूरी है। 2024 के चुनाव तक सत्ता के ऐसे तमाम सूत्र हमारे सामने आते रहेंगे और हम उन्हें न्यूज मित्रों तक पहुंचाते रहेंगे। शराब घोटाले के मामले में हम आपको ये तस्वीर दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आज की जो 2 बड़ी खबरें हैं ईडी से जुड़ी हुई वो यही हैं। एक तो संजय सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और दूसरा रणबीर कपूर को सम्मन भेजा गया है। शराब घोटाले के मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अब से कुछ देर पहले ही गिरफ्तार किया गया है। सुबह करीब 7 बजे ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापा मारा और उसके बाद तभी से उनसे पूछताछ शुरू हो गई थी। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद अब से कुछ देर पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान संजय सिंह के चेहरे पर किसी तरीके की परेशानी का भाव नहीं था। आप देख रहे हैं कि संजय सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिला रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर के बाहर जमा होने के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हों। वो गाड़ी के गेट पर चढ़कर अपने समर्थकों की तरफ काफी देर तक हाथ हिलाते नजर आए। कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा था जैसे संजय सिंह एक तरह से कट्टर ईमानदार वाला अपना कार्ड दिखा रहे थे। संजय सिंह जानते हैं कि चुनावी माहौल में इस तरीके की गिरफ्तारी किसी तरीके की राजनीति को आमंत्रित करती है। किसी सामान्य आदमी के घर पर ईडी के छापे पड़े तो वो विचलित हो जाएगा। उसके लिए अपनी घबराहट का मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, भले ही वो दोषी हो या ना हो। लेकिन नेताओं को इस तरीके के छापों और गिरफ्तारी में अवसर दिखाई देता है। राजनीति में इस तरीके के छापे और गिरफ्तारियां मुद्दा बन जाया करती हैं। वैसे भी संजय सिंह की पार्टी के 2 नेता पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए वो इस राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह से पहले मनीष सिसोदिया को इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वो आज तक जेल में ही हैं।
सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे। स्वास्थ्य कारणों से कुछ दिन पहले ही उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले दिल्ली में आज राजनीतिक सुबह की जो शुरुआत थी वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापे से हुई। सुबह सुबह जब लोग नींद से जाग रहे थे तभी प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम दिल्ली में सांसद संजय सिंह के घर पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी गई। यह छापेमारी दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर की गई। दिल्ली शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इसी को लेकर आज सुबह सुबह छापेमारी की गई। वैसे तो यह छापेमारी भ्रष्टाचार और इसकी जांच के लिए मामले में की गई है और इसे गैर राजनीतिक बताया गया, लेकिन भारत में नेताओं से जुड़ा कोई भी मामला गैर राजनीतिक रहे यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए जैसे ही संजय सिंह के घर छापेमारी शुरू हुई, आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्ष एक्टिव हो गया और सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाना शुरू किया। विपक्ष आज ईडी की छापेमारी पर काफी एकजुट दिखा। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने सरकार पर हमले के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो तो अलग अलग थे, लेकिन सबका भाव एक था और यह भाव था 2024 चुनाव को लेकर सरकार डरी हुई है और डर के कारण ऐसा कर रही है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि एक नहीं 1000 छापे मार लेंगे तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत इस छापेमारी को तानाशाही की हद कह रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि बीजेपी भय आतंक का अब माहौल बना रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो चुनाव तक चलता ही रहेगा। वैसे इन राजनीतिक हमलों के अलावा ईडी की जांच संजय सिंह तक कैसे पहुंची और क्या संजय सिंह को पहले ही इस छापेमारी का अंदाजा था, इस पर आज हमने एक विस्तृत कुंजी तैयार की है। लेकिन उससे पहले नेताओं के ज्वलनशील बयान देखिए जिन्होंने आज दिन भर दिल्ली का राजनीतिक तापमान बनाए रखा और बढ़ाए भी रखा। तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। आज उनका दूसरा हाथ संजय सिंह, उनके यहां पे भी जांच एजेंसियों की रेड होती है। मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया। कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। जैसे जैसे जांच एजेंसी के पास में सारे सबूत हैं, एविडेंस हैं सारे, तो इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। There are raids at Sanjay Singh's house. Do you want to say anything regarding that? ये तो होता ही रहेगा, चुनाव। जिस तरह सांसद जी के यहाँ पहुंचकर छापेमारी हो रही है वो निंदनीय है। या तो जनता के सामने वो सबूत और तथ्य लाएं। ईडी को अच्छी तरह छानबीन करके पूछताछ करनी चाहिए। ईडी हो सीबीआई हो, ये बीजेपी का हथियार बन गए और उस हथियार का इस्तेमाल करके बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे और ये सभी अपराधी जल्दी अपने सही ठिकाने पर होंगे। और अब समझिए कि संजय सिंह पर आरोप क्या हैं। दरअसल शराब घोटाले में ईडी के द्वारा दायर चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम है। चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है, जिसके बाद आज संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की गई। दिल्ली शराब घोटाला केस में अब तक 3 लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं। इनमें से 2 लोगों ने संजय सिंह का नाम लिया है और यहीं से संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ गई। इस केस में जो लोग सरकारी गवाह बने हैं इनके नाम है राघव मंगूटा, शरद रेड्डी और दिनेश अरोड़ा। राघव मंगूटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं।
शरद रेड्डी अरबिंदो फार्मा के निदेशक हैं और दिल्ली आबकारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल राघव मंगूटा और दिनेश अरोड़ा जमानत पर हैं। कुछ समय पहले संजय सिंह ने एक वीडियो के जरिए यह दावा किया था कि उन्होंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया, इसीलिए उनके सहयोगियों को परेशान किया जा रहा है। यह वीडियो 24 मई का है, यानी उसी समय से संजय सिंह इस पूरे मामले में घिरते जा रहे थे। एक बार सुनिए संजय सिंह ने उस वक्त क्या कहा। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। यह जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। तो सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी को और डिटेल में समझने के लिए जल्दी से शराब घोटाला क्या है वो भी समझ लेते हैं। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नई आबकारी नीति बनाई गई। आरोप है कि नई नीति में बिना कैबिनेट की मंजूरी के खुद से बदलाव कर दिया गया। आरोप है कि शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ की जो लाइसेंस फीस थी उसको माफ कर दिया गया। एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की डिपॉजिट मनी थी उसको कंपनी को वापस कर दिया गया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दे दिए गए। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। आरोप है कि नई पॉलिसी में GNCT एक्ट 1991 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 का उल्लंघन किया गया। यह सब कुछ मनीष सिसोदिया ने आबकारी मंत्री रहते हुए किया। जब LG ने इस नीति पर सवाल उठाए तो आनन फानन में इस आबकारी नीति को वापस लेकर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वैसे शराब घोटाले में फंसे संजय सिंह से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में थे। फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, तब से उन्हें जमानत नहीं मिली है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के एक पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल जा चुके हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत मिली हुई है। हालांकि इस सब के बीच दिल्ली में सीएम आवास के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर भी सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। कुल मिलाकर घोटाले, छापे और गिरफ्तारी पर राजनीति की आग अभी और भड़केगी। और सत्ता में अब ऑनलाइन गेमिंग और हवाला के चक्रव्यूह में फंसे बॉलीवुड सितारों की खबर। 28 सितंबर को एनिमल के टीचर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर आज फिर से एक बार चर्चा में हैं। इस बार चर्चा का कारण प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नोटिस है। महादेव गेमिंग बैटिंग केस में ईडी ने 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया है। रणबीर कपूर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे। आरोप है कि शादी में शामिल हुए कलाकारों को हवाला के जरिए पैसे का भुगतान किया गया था। इस मामले में ईडी रणबीर से पूछताछ करना चाहती है। दुबई में हुई इस हाई प्रोफाइल शादी में बॉलीवुड के कई एक्टर शामिल हुए थे। बताया जाता है कि इस शादी में 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। इन अभिनेताओं पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले आरोपी के साथ पैसों के लेन देन और कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आरोप है। सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिली है कि रणबीर को मंगलवार को ही नोटिस भेज दिया गया था। रणबीर कपूर को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन हवाला के जरिए हुए पैसे के लेन देन में अगर गड़बड़ी मिली तो रणबीर समेत बाकी सेलिब्रिटीज फंस सकते हैं। दरअसल ईडी के अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रणबीर कपूर ने महादेव ऐप का प्रसार कब शुरू किया, महादेव ऐप के प्रचार के लिए उन्हें कितना पैसा मिला, रणबीर कपूर ने प्रचार के लिए मिली धनराशि चेक से ली या कैश से। महादेव ऐप मामले में रणबीर कपूर जिन लोगों के संपर्क में आए, क्या रणबीर कपूर ने किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? आपको बता दें कि रणबीर कपूर के अलावा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी और कुछ क्रिकेटर्स भी महादेव ऐप के प्रचार में शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक इस शादी में परफॉर्म करने वाले बॉलीवुड के इन 14 लोगों से ईडी जल्द ही पूछताछ करेगी। ये बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज हैं उनके नाम भी अब मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो पहला नाम है वो आतिफ असलम का है और उसके साथ साथ राहत फतेह अली खान। इसके बाद में अली असगर और विशाल ददलानी,
टाइगर श्रॉफ और नेहा कक्कर भी, इन दोनों के नाम भी इसमें हैं। एली एवराम और भारती सिंह, ये दोनों भी अब ईडी की पूछताछ में आ सकते हैं सामने। सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट कीर्ति खरबंदा, इसके अलावा नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक। दरअसल बॉलीवुड के कई स्टार और सेलिब्रिटी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। दरअसल एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है महादेव बुक ऐप, इसके प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर। फरवरी में यूएई में उनकी शादी थी। इस शादी में 14 बॉलीवुड एक्टर्स ने परफॉर्म किया था। इसका वीडियो भारतीय जांच एजेंसियों को मिला और ऐसे आरोप है कि शादी में परफॉर्म करने के लिए हवाला के जरिए इन्हें भुगतान किया गया था। हालांकि ये सिर्फ आरोप हैं, इसके बारे में अभी तक कोई भी स्पष्ट सबूत सामने नहीं आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मुंबई, भोपाल, कोलकाता के उन हवाला ऑपरेटर्स के यहां छापे मारे जिन्होंने इस इवेंट के लिए रकम मुंबई की इवेंट फर्म को भेजी थी। ईडी ने जांच में पाया कि महादेव बुक ऐप और सट्टेबाजी का यह मामला छत्तीसगढ़ के कुछ राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के सहयोगियों से जुड़ा हुआ है। ईडी ने हाल ही में कोलकाता, भोपाल, मुंबई जैसे शहरों में महादेव ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया, जिसमें 417 करोड़ रुपए जब्त किए गए। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सौरभ चंद्राकर का भी अब जरूरी है। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। वो कभी एक वक्त में जूस की दुकान चलाता था, लेकिन आज ऑनलाइन सट्टेबाजी से 30,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। सोचिए, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का यह खेल कितना बड़ा है कि एक जूस बेचने वाला कुछ ही वर्षों में अपनी शादी में 200 करोड़ खर्च कर देता है। और सिक्किम में बादल फटने के बाद जो हालात बिगड़े हैं उसकी तस्वीर देखकर हर कोई दंग रह गया है। कैसे अचानक आई आसमानी तबाही ने सबको हिलाकर रख दिया है। आज सिक्किम की खबर की गंभीरता को देखते हुए सत्ता की शुरुआत जो हम करना चाह रहे थे वो स्वदेशी तकनीक वाले एक ऐसे हथियार के साथ करने की हमने सोचा था, लेकिन उससे पहले चूंकि आज बड़ी राजनीतिक खबर थी इसलिए उस खबर से हमने शुरुआत की। लेकिन अब उस खबर पर हम आ जाते हैं जो आज एक बहुत ही बड़ी खबर रही है सुबह के वक्त में। सिक्किम जैसे हालात में मजबूत किरदार निभाने की जो स्थिति है वो अब हम तकनीक को ही मान सकते हैं। और इस तकनीक को जो एक परिवार है उसके एक सदस्य को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये जो परिवार है ये पूरा का पूरा ड्रोन परिवार है। इस ड्रोन परिवार में 6 सदस्य होते हैं। जैसे परिवार में एक मुखिया होता है उसी तरह इस ड्रोन परिवार में एक मदर ड्रोन होता है जो सबसे बड़ा होता है और जिसके इशारे पर सारे ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। मदर ड्रोन के अलावा 5 स्लेप जो ड्रोन्स होते हैं वो रहते हैं जो पेंसिल के आकार के होते हैं, लिहाजा आप इन्हें पेंसिल ड्रोन भी कह सकते हैं। और इस ड्रोन परिवार को पेंसिल ड्रोन परिवार का नाम आप दे सकते हैं। इसे किसने बनाया, ये कैसे ऑपरेशन को अंजाम देंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि ये कितना कारगर साबित हो सकता है। जब चारों तरफ मुसीबत के तार हों तो देवदूत बनकर ये पेंसिल ड्रोन परिवार आपको बचाएगा। जब भूस्खलन, भूकंप, बादल फटने से बर्बादी होगी तो भी ये पेंसिल ड्रोन परिवार आपको बचाने आगे आएगा। हर मुसीबत में, चाहे नीचे गहरी नदी हो या फिर घने जंगल में, ये पेंसिल ड्रोन परिवार बड़ी भूमिका निभा सकता है। वैसे तो ड्रोन पहले से ही हिंदुस्तान की स्वदेशी शक्ति का अहम हिस्सा है, लेकिन पेंसिल ड्रोन वाला यह नया अवतार अब और भी खास है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग ने पेंसिल ड्रोन के आइडिया पर काम किया है। इस विभाग ने नई तकनीक विकसित की है। इस ड्रोन को बनाने का काम करीब 1.5 साल से चल रहा है। इन ड्रोन्स का प्रारंभिक मॉडल तैयार है, ये परीक्षण के लिए रेडी है। दावा है कि अगले साल की शुरुआत में इन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है। प्रोजेक्ट में 2 चीज़ है। एक चीज़ बहुत कॉमन है जो है स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन अभी बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। जहाँ पे ही सिंगल ड्रोन है उस जगह पे ही हम लोग स्वार्म ड्रोन यूज़ कर रहे हैं। स्वार्म ड्रोन बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज़ हो सकता है। स्वार्म ड्रोन जहाँ पे ये जो अभी टेररिस्ट फाइंडिंग जहाँ पे हो रहा है उस एरिया में एक ड्रोन के जगह पे अगर स्वार्म ड्रोन होगा तो ज़्यादा एरिया कवरेज होगा। एक पैटर्न में मूव करता है, तो एक ड्रोन के जगह पे 5 ड्रोन अगर आएगा तो वो ज़्यादा जगह कवर होगा, ज़्यादा उसके अंदर कम्युनिकेशन होगा। मगर उसमें एक चीज़ है जो हम लोगों का नोवेल्टी है, वो है कि सेल्फ हीलिंग, खुद उसको
ठीक कर सकता है, तो ड्रोन को वापस आने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो पैटर्न के हिसाब से ही वो जा सकता है। मतलब ड्रोन अपने आप को ठीक कर लेगा। ड्रोन अपने आप को ठीक कर सकता है। अभी जो ड्रोन में एंटेना यूज़ होता है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज में होता है। हम लोग जो एंटेना में काम कर रहा है वो 10 गीगाहर्ट्ज में, मतलब एंटेना का साइज और भी छोटा हो जाएगा। तो अलग से हम लोग जो एंटेना वहाँ पे लगाएंगे उसमें वो सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज़ रहेगा। इस ड्रोन तकनीक को खास तरीके से विकसित किया गया है। घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने में यह कारगर साबित हो सकता है। पहले कुछ खासियत के साथ जानिए कि यह ड्रोन परिवार कैसे काम करता है। इस परिवार का मुखिया यानी मदर ड्रोन किसी तकनीकी गड़बड़ी को ड्रोन ये खुद ही ठीक कर सकता है। इसे इसी हिसाब से विकसित भी किया गया है। ये ड्रोन जो है उसमें कैमरे नहीं लगे होते हैं, रडार तकनीक के आधार पर यह काम करता है। दुश्मनों का पता लगाने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल इसके अंदर होता है। सबसे खास बात यह कि किसी भी ऑपरेशन के दौरान इन ड्रोन्स का आपस में तालमेल हमेशा बना रहता है। मदर ड्रोन 5G कनेक्टिविटी से लैस होता है। यह 6G 7G में भी अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा सुपरफास्ट कमांड के लिए 10 गीगाहर्ट्ज टावर से यह लैस होता है। इस ड्रोन परिवार की खासियत को समझने के लिए हालात को भी आज समझना चाहिए। सोचिए, घना जंगल है जहां घुप अंधेरा है, कहीं हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं 1000 फीट गहरी खाई है, और ऐसी जगह पर हथियारबंद खूंखार जो दुश्मन है वो घात लगाकर बैठा हुआ है। तो क्या होगा? जैसा कि आज से 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग के कोकरनाग में 7 दिनों में ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर उजैर खान भी शामिल था। हालांकि इस दौरान भी कई तरीके के ड्रोन्स का सहारा लिया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन में पेंसिल ड्रोन परिवार भी शामिल रहता तो शायद आतंकवादियों का खात्मा और भी जल्दी हो सकता था। सत्ता में अब बात करते हैं भारत के एक और स्वदेशी अस्त्र की, जिसका निशाना सटीक है और जिसकी मार अचूक है। दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम भी अस्त्र है। अस्त्र मिसाइल इस साल के अंत तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। हाल ही में तेजस फाइटर जेट से इस मिसाइल की फायरिंग की गई थी, जिसमें इसने अपनी शक्ति का छोटा सा ट्रेलर दिखाया था। तेजस फाइटर जेट ने 20,000 फीट की ऊंचाई से यह मिसाइल दागी थी, जो टारगेट पर लगी थी। एयरपोर्ट्स बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड से 2 सौदे इस पर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द 200 अस्त्र MK1 मिसाइल के ऑर्डर हो सकते हैं। अस्त्र की अपार शक्ति का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मतलब यह कि यह जहां किसी भी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी यह मिसाइल सटीक हमला कर सकती है। इतना ही नहीं, इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा हुआ है। इससे यह मिसाइल टारगेट पर आखिरी सेकंड तक नजर रखती है। टारगेट अगर आखिरी क्षण में दिशा बदले तो उससे टकराकर यह फट जाती है। अस्त्र मिसाइल अपने साथ 15 किलोग्राम हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। रफ्तार इतनी तीव्र है कि दुश्मन की ओर 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये जा सकती है। ये मिसाइल का मार्क 2 वर्जन हमारे तेजस एयरक्राफ्ट से टेस्ट कर लिया गया है। यूँ तो इसका रेंज 160 किलोमीटर है, यानी कि शॉर्ट रेंज, और ये टैक्टिकल मिसाइल है। बड़ी खूबी तो यह है कि इसमें एक ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि ये कितने भी हाईली मैन्योवरिंग करते हुए सुपरसोनिक एयर टारगेट्स को अपना रास्ता बदल के किल कर सकती है। इसमें सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी है दोनों सिचुएशन में, हेड ऑन भी और टेल चेज भी। और सबसे बड़ी इसकी जो ख़ास बात है वो है इसमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि ये मिसाइल फायर होने के बाद इतना समय अपने एयरक्राफ्ट को देती है कि वो अपना बचाव दुश्मन से कर सके। अस्त्र मिसाइल को लेकर एक जानकारी आपको और दे दें। इसका समय वाला कनेक्शन
26 फरवरी 2019 से, मतलब वो तारीख जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों पर हमला किया था। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में LOC पार जाकर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनवा के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसी स्ट्राइक के बाद अस्त्र मिसाइल बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। और सत्ता में अब आपको हिंदुस्तान के उन जाबाजों से मिलवाते हैं जो जमीन पर रहकर किसी भी बंकर, किसी भी जंगल या किसी भी ठिकाने में छिपे हुए दुश्मनों को न सिर्फ ढूंढ लेते हैं बल्कि उन्हें खत्म भी कर देते हैं। नाम है कोबरा कमांडो। अब तक आपने ये नाम नक्सल प्रभावित इलाके में किसी न किसी ऑपरेशन के समय सुना होगा, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर में कोबरा कमांडो नजर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों को चुन चुन कर मारने वाले कोबरा कमांडो अब कश्मीर में आतंकवादियों का काल बनेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के घने जंगलों में कई गुफाएं हैं जिनमें आतंकवादी छिपकर रहते हैं। सुरक्षा बलों के डर से इसे ठिकाना बना लेते हैं और यहीं से साजिशें रचते हैं। इसी को देखते हुए CRPF के 100 कोबरा कमांडोज को जम्मू कश्मीर में भेजा गया है। TV9 भारतवर्ष की टीम आज उस जगह पहुंची जहां कोबरा कमांडो के जवान ट्रेनिंग करते हैं। कैसे कमांडो आतंकवादियों पर कहर बनकर टूटेंगे, कैसे छिपे हुए दुश्मनों को खत्म करेंगे, कुछ सेकंड की इस न्यूज रील में देखिए जो कि मेरे सहयोगी अंकित भट्ट ने तैयार की। TV9 भारतवर्ष पे पहली बार हम आपको आतंक का काल कोबरा कमांडो दिखा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में हाल ही में ही तैनात किए गए हैं आतंक के खात्मे के लिए। इन कोबरा कमांडोज को महारत हासिल है जंगलों में ऑपरेशन करने का और पूरी तरीके से आतंक का काल ये कोबरा कमांडो बनते हैं। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं घने जंगल का इलाका है और यहाँ पर जो ड्रिल हम आपको दिखा रहे हैं कोबरा कमांडोज की, इसे बोलते हैं फायर एंड मूव। दुश्मन किसी भी तरीके से कहीं पर भी छुपा हो उस आतंकी को खात्मा करने के लिए ये विशेष दस्ता CRPF का है जिसे कोबरा कमांडोज कहा जाता है। ये देखिए किस तरीके से बड़ी पेयर में ये जवान जो है आगे मूव करते हैं और एक साथ ही दुश्मन पर टूट पड़ते हैं और एक साथ ही आतंक का काल बनते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से जो मूवमेंट होती है वो फूंक फूंक कर यहाँ पर कदम रखे जाते हैं। जब ये कोबरा कमांडो चलते हैं बड़ी पेयर में तो एक साथ कदम ताल जो है वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ चला जाता है। घने जंगल के अंदर अगर सरप्राइज अटैक करना है आतंकियों पर किसी हाइडआउट में, इन जाबाज CRPF के कोबरा कमांडोज को ये सूचना मिलती है कि किसी हाइडआउट इलाके में आतंकी छुपे हुए हैं, उस वक्त किस तरीके से ऑपरेशन ये लोग करते हैं ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इन जवानों की तादाद भी आप देख सकते हैं और जज्बा भी देख सकते हैं। और सत्ता में अब बात कुदरत की सत्ता की जो हिलती है तो इसकी सबसे बड़ी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है। आज हम एक ऐसी तबाही की बात कर रहे हैं जिसने 10 साल पहले केदारनाथ में हुई तबाही का मंजर ताज़ा कर दिया। बस फर्क इतना है कि ये तबाही सिक्किम में आई और इसका सबसे बड़ा नुकसान सेना के उन जवानों का हुआ जो खुद आपदा और सैलाब जैसे संकट में देश के लिए, लोगों के लिए संकट मोचक बनते हैं। इस तस्वीर की, इस तबाही की जो एक एक तस्वीर है वो दर्दनाक है और दिल दहलाने वाली है। सिक्किम के मंगन जिले में आधी रात को लोनाक लेक के ऊपर बादल फटने के बाद ऐसा जल प्रहार हुआ कि किसी को कुछ सोचने, समझने और बचने का मौका ही नहीं मिला। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आई और अचानक से नदी का जलस्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इससे नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और फिर उसके सामने जो आया वो उसका नामो निशान मिटाती चली। इसी सैलाब की चपेट में नदी से सटे इलाकों में बने सेना के कुछ कैंप भी आ गए, जिसके बाद 23 जवानों के लापता होने की खबर है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है। इस तबाही के बाद सेना के लापता जवानों की तलाशी के लिए पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों तक भी मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि कुदरत के इस कहर ने कैसे
सिक्किम का सीना छलनी कर दिया है। अब हम आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि रात को करीब 1:30 बजे जब आप सब गहरी नींद में थे, ठीक उसी वक्त कैसे सिक्किम के एक हिस्से में चीख पुकार मची हुई थी। दरअसल इस तबाही की शुरुआत बादल फटने से हुई। सिक्किम में मौजूदा लोहनक झील के ऊपर करीब 1:30 बजे बादल फटा और इसी के बाद लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक से उफान आ गया और जब ये पानी निचले इलाकों की ओर बढ़ा तो उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इसी के बाद तीस्ता नदी की चपेट में सेना के वो कैंप भी आ गए जो नदी के किनारे बनाए गए थे। वारदांग में खड़ी सेना की 41 गाड़ियां भी डूब गईं और दावा किया जा रहा है कि इसी सैलाब की वजह से अब सेना के 23 जवान लापता भी हैं। आपको याद होगा 16 जून 2003 को उत्तराखंड के, हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की जो तबाही थी वो जब आई थी उस वक्त की बात हम बता रहे हैं। उस वक्त जो चोराबाड़ी ग्लेशियर था उसके बादल फटने के बाद सैलाब निचले इलाकों में उतरा था और कहर उसके बाद टूट पड़ा था। हालांकि उसमें जान और माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। अब उसी तरह बादल फटने के बाद तबाही का शिकार देश का पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम भी हुआ है। हम आपको इस पर एक वीडियो रील भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास बाएं तरफ दिस इज अ तीस्ता रिवर। आप देखिए कितना जोर से पानी ऊपर से आ रहा है। आज सुबह 4 बजे से ये पानी ऊपर से आ रहा है। एक क्लाउड बस्ट के वजह से ये पानी ऊपर से नीचे जा रहा है। ये दिस इज अ NH10 नेशनल हाईवे, इसका क्या हाल हो गया है। ये पानी ऊपर से आते हुए यहाँ पे धक्का मर रहा है। इसीलिए यहाँ का जो नेशनल हाईवे का जो रास्ता है, ये रास्ता काफी जगह पे नदी के अंदर चला गया है। काफी सारा गांव वैली के पास में कुछ आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट है जिसको मैक्सिमम इफेक्ट इससे पड़ा। दूसरा चुंगथांग डैम से भी जो पानी छोड़ा गया उससे करीब 15 से 20 फीट का बहाव जो है डाउन स्ट्रीम में आया। कुछ आर्मी के जो व्हीकल्स पार्क थे वहाँ पर करीब 41 व्हीकल्स आर अंडर द स्लश एंड 23 पर्सनल आर मिसिंग। Damages to the property, right? And a lot of vehicles also have been damaged, and there is also reports of loss of life as of now. ये देखिए सरासरी हम लोग आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे ये तीस्ता ऊपर से नीचे जा रहा है। इसका पानी जिसके वजह से काफ़ी सारा इलाका में फ्लड हो सकता है। नीचे का जो इलाका है जलपाईगुड़ी का इलाका वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे फ्लड हो सकता है क्योंकि ये पानी ऊपर से आ रहा है और ऊपर से आते हुए ये पानी नीचे जा रहा है। आप सीधा तस्वीर देख